नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के एक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। उनकी मृत्यु के बाद बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसको लोगों से। मध्यकालीन भारत में जितने भी सुल्तान रहे, उनमें सबसे अधिक शिक्षित, विद्वान व योग्य यही सुल्तान थे। लेकिन इनके बारे में बदायूनी ने ऐसा क्यों कहा? चलिए जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी कहानी। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। वह मध्यकालीन भारत के सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित, विद्वान व योग्य था। उसे अरबी, फारसी के अलावा खगोल शास्त्र, गणित, दर्शन, चिकित्सा, विज्ञान और तर्कशास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। इसने कृषि के विकास के लिए एक नए विभाग अमीर-ए-कोही की स्थापना की, राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। उसकी मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते वक्त हो गई थी। इसकी मृत्यु पर बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसको लोगों से। इसी के शासनकाल में अफ्रीकी देश मोरक्को से इब्न बतूता आया। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सभी घटनाओं का वर्णन किया है। इसके अनुसार तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कश्मीर व आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर समस्त हिंदुस्तान उसके शासन में था। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपना राजदूत बनाकर चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में भेज दिया। इसी के शासनकाल में दक्षिण भारत में 1336 ईस्वी में हरियर व बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। चलिए अब जानते हैं, सर्वाधिक शिक्षित व योग्य होने के बाद भी सुल्तान ने ऐसा क्या किया जिसके वजह से लोग उसे पागल राजा के नाम से भी जानते थे। चलिए जानते हैं सुल्तान की कुछ कमियां, जिसके कारण उसकी बहुत सी योजनाएं असफल रही। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सुल्तान अपनी विजय योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य की आय अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता था। मोहम्मद तुगलक ने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और इसकी कीमत चांदी के टंके के बराबर घोषित कर दी। यह सिक्का किस धातु का था, इसमें एक राय नहीं है। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार ये तांबे का था, तो फरिश्ता ने इसे कांसे का बताया है। उसके इस कार्य के लिए एडवर्ड थॉमस ने उसे प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा है। इस योजना की असफलता का कारण सिक्कों पर कोई राजकीय चिन्ह का न होना था, जिसके कारण कोई भी इस मुद्रा को आसानी से ढाल सकता था। उनकी दूसरी गलती थी राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। ईसामी के अनुसार सुल्तान दिल्ली वासियों को दंड देना चाहता था, क्योंकि वे उसे गाली भरे पत्र लिखा करते थे। वहीं बर्नी देवगिरी को राज्य के केंद्र में स्थित होना इस राजधानी परिवर्तन का कारण बताता है। गॉर्डन ब्राउन इसका कारण मंगोल आक्रमण को बताते हैं। इस योजना की असफलता का कारण था कि उसने 1327 ईस्वी में सारी जनता को एक साथ स्थानांतरण का आदेश दे दिया। बर्नी बताते हैं कि दिल्ली में सिर्फ कुत्ता और बिल्ली शेष बचे थे। वहीं इब्न बतूता के अनुसार एक अंधा और लंगड़ा बचा था। ईसामी तो कहता है कि सुल्तान ने दिल्ली को जला देने का आदेश दे दिया था। दिल्ली से देवगिरी तक का 700 मील का सफर 40 दिन में पूरा किया गया और स्थानांतरण गर्मी के मौसम में किया गया था, जिसके वजह से कई लोगों की मौत रास्ते में ही हो गई थी। जब सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो 1335 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर ली। सुल्तान की तीसरी गलती, खुरासन अभियान। यह अभियान तर्मासरीन और मिस्र के सुल्तान के साथ बनाए गए त्रिमैत्री संगठन का परिणाम था। यह संगठन इन्होंने खुरासन के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध बनाया था।
जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना बनाई गई थी। इस सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया गया था। बाद में मध्य एशिया में राजनीतिक परिवर्तनों के कारण सुल्तान को यह अभियान रद्द करना पड़ा। चौथा, कराचिल का सैनिक अभियान। कराचिल की तुलना हिमाचल में कांगड़ा के पर्वतीय प्रदेश से की जाती है। यह सल्तनत और चीन के बीच का क्षेत्र था। प्रारंभिक विजय के पश्चात तिब्बत की हड्डी गला देने वाली सर्दी और तूफान में सारे सैनिक मारे गए। जो बच गए वो प्लेग के कारण मर गए। इब्न बतूता सिर्फ 3 सैनिकों के और बर्नी 10 सैनिकों के बचने की बात करते हैं। उनकी 5वीं गलती, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। इस क्षेत्र में कर की दर पहले 1/10 से 1/20 थी। इसे बढ़ाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने 1/2 कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश उसी वर्ष अकाल और बाद में प्लेग की महामारी फैल गई। इसी समय समस्या से निपटने के लिए सुल्तान ने एक कृषि विभाग अमीर-ए-कोही की स्थापना की। साथ ही एक आकार रहित संहिता तैयार करवाई तथा कृषकों को ऋण की व्यवस्था की। इन कार्यों में सुल्तान ने 70 लाख टंका का व्यय किया। अपने संपूर्ण शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे कई योजनाएं की जिसमें उनका मकसद साम्राज्य को और मजबूत और बेहतर करना था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी योजनाएं असफल रही। चलिए अंत में जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक नाम जौना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन साधु जिन प्रभा सूरी के साथ भी विचार विमर्श किया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान एवं सुसंस्कृत शासक था। एलिफिंस्टन ने कहा, मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार उसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया। इसने उस्र व जकात को छोड़कर सभी कर को समाप्त कर दिया। इसके शासनकाल में सर्वाधिक 33 विद्रोह हुए, जिनमें सर्वाधिक 27 दक्षिण भारत में हुए। ईसामी बताता है कि यह पहला सुल्तान है जो गंगा जल का पान करता है। मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर 2 ऐसे शासक हुए जिनकी धार्मिक नीतियों के विरुद्ध काजियों ने फतवे जारी किए। 1339 ईस्वी में उसने मिस्र के खलीफा के वंशज गयासुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया। यह सल्तनत का पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लिया करता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और अंत तक वीडियो देखने के लिए।